नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष प्रवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 मुद्रा और शाख। हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हमारा है तीसरा लेक्चर। हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि औपचारिक क्षेत्र में आरबीआई नजर रखता है, वहां की जो दरें हैं वो सस्ती होती है। तो आज हम लोग जानेंगे अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में कि अनौपचारिक क्षेत्र में किस प्रकार से जो साहूकार महाजन होते हैं वो किस प्रकार से गरीब किसान को, गरीब लोगों को लूटते हैं और उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और फिर वो मजबूरी एक दिन इतनी बेकार स्थिति में पहुंच जाती है कि किसान क्या है, फांसी के फंदे पे लटक जाता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अनौपचारिक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह पढ़ेंगे, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये भी, और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर तो हम लोगों को करना ही है। और ये क्या चल रहा है, हमारा मेहनत से मंजिल तक का सफर चल रहा है। मेहनत आपको मैं करवा रहा हूं और मंजिल पे भी आपको पहुंचाऊंगा। बस आप क्या है, रोज हमारे वीडियो देखते रहे और लगातार निरंतर एक साथ पढ़ाई करते रहे। आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र, देखो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताया था कि 2 प्रकार के क्षेत्र पर हम लोग क्या है काम कर रहे हैं। एक औपचारिक क्षेत्र, तो जो औपचारिक क्षेत्र है उसमें तो क्या आ रहा है भैया, बैंक आ रहा है और सहकारी समिति आ रही है, सहकारी समिति आ रही है। तो बैंक आ रहा है, सहकारी समिति आ रही है, मतलब जिन पे क्या है सरकार की नजर है, आरबीआई ही उनको क्या है कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट करता है। और दूसरी तरफ क्या है भैया, महाजन है, साहूकार है। ओके, तो ये लोग क्या है, ये लोग अनौपचारिक क्षेत्र में आ जाते हैं जिनके ऊपर किसी की कोई प्रकार की कोई नजर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं रखता है। ये चाहे उस प्रकार से जितना ब्याज लेना चाहते हैं उसी प्रकार का ब्याज लेते हैं। हम लोगों ने यह भी जाना था बैंक किस प्रकार से इनकम कमा रहा है, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो आज हम लोग अनौपचारिक क्षेत्र की बात करेंगे, आज हम लोग इनकी बात करेंगे और यह भी देखेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक से कितना ब्याज कौन लेता है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। देखो अब क्या था, जब औपचारिक क्षेत्र पढ़ रहे थे तो वहां पे एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी जो नजर रख रही थी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक थी, जो क्या कर रही थी, उन पे नजर रख रही थी। पर अनौपचारिक पे कोई नजर नहीं रखता है। भैया आज मैं आपको 10 लाख रुपए उधार दे दूं 10 लाख रुपए अगर मैं आज आपको उधार दे दूं और बोलूं हर महीने 10,000 रुपए ब्याज देना, हर महीने 10,000 ब्याज देना, तो मुझ पे कोई नजर रख रहा है क्या? मुझ पे सरकार नजर रख रही है, मुझ पे आरबीआई नजर रख रही है कि मोदी जी ने 10,000 रुपए हर महीने पे 10 लाख का उधार दिया। कोई नजर नहीं रख रहा भैया हम पे, कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो महाजन, साहूकार पे, रिश्तेदारों पे, दोस्तों पे, जिनसे हम लोग पैसा ले रहे हैं, जिन पे किसी की संस्था की नजर नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, ऐच्छिक दरों पे अपनी इच्छा के हिसाब से दर लगाते हैं, अपनी इच्छा के हिसाब से ब्याज लगाते हैं। कहते हैं हर महीने का 5,000 देगा, हर महीने का 7,000 देगा, हर महीने का 10,000 देगा। अरे भैया जितना तो मेरे पैसा नहीं लिया उतना तो ब्याज दे दूंगा, उससे ज्यादा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंसान कर्ज जाल में फंस जाता है। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। वो अपने नाजायज तरीके, नाजायज मतलब गलत तरीकों से आपके साथ मारपीट करने लग जाएंगे, आपको गाली गलौज करने लग जाएंगे। ठीक, आपने गांव के किसी महाजन से पैसे लिया, आपने उसका पैसा नहीं लौटाया या आप देरी कर रहे हो थोड़ी सी, तो क्या करेंगे, आपको गाली गलौज देने लग जाएंगे, आपको मारेंगे, गांव के बीच में शर्मिंदा कर देंगे। ठीक है, और कुछ कोई गलत काम आप लोगों के साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, अनौपचारिक जो क्षेत्र है ना, वहां पर नाजायज तरीकों से भी क्या होता है, पैसा हड़पने की, पैसा लेने की पूरी कोशिश की जाती है। अब औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है देखो औपचारिक क्षेत्र वाले भी क्या है, जैसे बैंक है, अगर आप बैंक से लोन ले लो और अगर बैंक का आप लोन नहीं लुटाओगे ना, तो क्या है, ऐसी बात नहीं वो वापस नहीं करेंगे, वो प्यार से बेइज्जती करके लेकर जाते हैं बैंक वाले क्या है, प्यार से बेइज्जती करके लेकर जाते हैं। जैसे मान लो मैंने कार खरीदने के लिए लोन ले लिया बैंक से, अब अगर कार की किस्तें नहीं चुकाई ना, तो भैया वो प्यार से घर पर आएंगे, नमस्ते सर, मनीष सर, हाँ नमस्ते सर, आइए क्या हाल, बोला आना नहीं, आपकी गाड़ी की चाबी दिखा दो एक बार कैसी है तो मैं थोड़ा सा एक बार ड्राइव करके आता हूँ, और ड्राइव के चक्कर में क्या वो सीधा बैंक को ले जाकर खड़ी कर देंगे। बोले सर फोन करेंगे, हेलो मनीष सर, हाँ सर आप गाड़ी लेकर के नहीं आए। बोले सर अब जिस दिन आप किस्त लेकर के आओ ना उस दिन गाड़ी ले जाना। तो औपचारिक क्षेत्र वाले क्या है, सब प्यार से बेइज्जती कर करके ले जाते, तो मारपीट नहीं करते। पर ये लोग क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र वाला किसी भी प्रकार का तरीका अपना करके आपसे पैसे लेकर रहेंगे। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र की ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। देखो अब क्या होता है, औपचारिक क्षेत्र में जो सबसे बढ़िया फायदा है ना, पहली बात तो ये है कि हम लोग अगर पैसा ले रहे हैं तो पैसा सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं फ्रॉड होने का डर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ब्याज की जो दर है ना वो कम है, ब्याज की दर है वो कम है। और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या होता है भाई, सब अपने अपने हिसाब से दर लगा लेते हैं। आप इस महाजन से ले रहे हो सकता है ये महीने के 10 लाख पे 8,000 ले रहा हो,
और आप दूसरे के पास जाओ वो 12,000 भी ले ले। सब अपनी इच्छा से दर लगाते हैं, पर ये क्या है, सब बैंकों से ज्यादा क्या है, पैसा हम लोगों से लूटते हैं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर देना चाहिए। भैया अब जब अगर अनौपचारिक क्षेत्र वाले हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमें लूट रहे हैं, तो भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें यही करना चाहिए, बैंकों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना चाहिए, गांवों में पहुंचाना चाहिए। ठीक है, उस एक पिछड़े से पिछड़े गांव में भी हम लोग क्या है, बैंक बनाए जहां पे किसान बहुत काम करता है, गरीब बहुत काम करते हैं, वहां पे बनाए और उनको लोन दे। जैसे क्या होता है, सरकारी स्कूल के जो टीचर्स है ना, वो सरकारी स्कूल के टीचर्स घर घर जाकर के बच्चों को नहीं बोल कर आते कि आप आइए बेटा स्कूल आइए, उनके माता पिता कहते हैं आप स्कूल भेजिए, ठीक है, बच्चे का विकास होगा, ऐसा होगा। इसी प्रकार से मेरा सुझाव है भारत सरकार को कि बैंकों के जो कर्मचारी है ना, उनको भी क्या करें, गांव में बैंक खोले और उनको प्रोत्साहित करें कि आप लोन लो और ऐसा काम करो, इससे क्या होगा, आपका भी विकास होगा, राष्ट्र का भी क्या होगा, विकास होगा। ऐसा काम करना चाहिए। तो बैंकों को और सहकारी समितियों को क्या है, कदम आगे बढ़ाना चाहिए। सहकारी समितियां क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ऐसी समितियां हैं जो क्या होता है, अच्छे वर्ग के लोग होते हैं, अच्छे वर्ग मतलब आर्थिक रूप से जो अच्छी स्थिति में उन लोगों का वर्ग होता है, वो क्या है, सस्ती दरों पर लोगों को क्या है, ब्याज प्रोवाइड करा देते हैं, लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। अब देखो क्या है, आय कैसे बढ़ेगी सर, आय ऐसे बढ़ेगी बच्चों, जैसे कि मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक से लोन लिया तो देखो मैंने क्या करा, बैंक से जो लोन लिया है वो 1 लाख रुपए का लिया है। मैंने बैंक से जो लोन लिया है वो 1 लाख रुपए का लिया है और इस 1 लाख रुपए के ऊपर 10% क्या है, पर एनम का ब्याज उन्होंने लिया, पर एनम का, पर एनम मतलब पूरे साल का, मतलब इस पर क्या है 10,000 रुपए जो है वो पूरे साल के ब्याज हो जाएंगे। अब ये कितना हो गया, 1,10,000। ये 1,10,000 रुपए मुझे क्या है, बैंक को चुकाना है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं हर महीने की किस्त बंधवाता हूँ, इंस्टॉलमेंट फिक्स करवाता हूँ कि भाई मैं हर महीने आपको 10-10,000 रुपए दे दूंगा, या मैं ऐसा प्रोविजन करता हूँ कि मैं एक साथ आपको 1 साल के बाद पैसा दे दूंगा। जो भी प्रोविजन बैंक में होता होगा, जो रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग काम हो जाता है। पर क्या है, अगर मैं महाजन से, साहूकार से लेता तो वो 10,000 क्या एक महीने के ले लेता, 10,000 भी नहीं तो हर महीने के 4,000 5,000 ले लेता, तो साल के ही 40-50,000 रुपए हो जाते, तो वो बहुत गलत सिस्टम है। पर जब हम बैंकों से या सहकारी समितियों से लेते हैं तो क्या है, ब्याज की दर है ना वो सस्ती होती है, 10% पर एनम पूरे साल का, तो 10,000 आपको पूरे साल का पैसा देंगे। अब इससे इनकम कैसे बढ़ेगी, मान लो मैंने जब 1 लाख रुपया बैंक से लिया तो मैंने उनको बोला कि भैया मुझे क्या करना है, मुझे एक ई मित्र की शॉप खोलनी, कंप्यूटर की शॉप खोलनी है। बोले ठीक है सर, मुझे क्या है, एक ई मित्र की शॉप खोलनी, कंप्यूटर की शॉप खोलनी। अब जब मैंने ई मित्र की शॉप खोली तो वहां पे क्या है, मैंने एक दुकान परचेज करी है, ठीक है, जिससे क्या हो कि मैं वहां पे अपना कंप्यूटर सेटअप कर सकूं और अपने जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स है जिनकी जरूरत मुझे है औजारों की, वो सारे मैं ई मित्र से जुड़े लगा सकूं। प्रिंटर हो गया है, स्कैनर हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है, लाइट है, अच्छा जो टेबल है लोगों के लिए आने के लिए, बैठने के लिए, तो ये सारे काम मैं कर सकूं, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। अब क्या होगा, जब मैंने पैसा लगाया और ई मित्र की दुकान जब खोली, और दुकान मैंने बहुत अच्छी जगह खोली है, लोकेशन है वो मेरी बहुत बढ़िया है, अच्छी जगह मैंने दुकान खोली है, आते जाते लोग मुझसे काम कराएंगे, कॉलेज का फॉर्म भरवा लेंगे, स्कूल के फॉर्म भर दूंगा, ठीक है, लोगों के जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के हैं उनके फॉर्म भर दूंगा, आधार कार्ड बना दूंगा, बहुत से काम ई मित्र पे होते हैं, हम लोग बहुत से काम कर सकते हैं। अब ये 1 लाख रुपए से क्या करा, मैंने एक अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अब मैंने क्या करा, अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अब धीरे धीरे क्या होगा, इससे मेरी क्या बढ़ने लग जाएगी, आय बढ़ने लग जाएगी। क्या बढ़ने लग जाएगी, इनकम बढ़ेगी। भैया जब मेरे पास ई मित्र का प्लान बहुत अच्छा था, मेरे पास दिमाग बहुत अच्छा है, सब कुछ मेरे पास अच्छा है, कमी किस बात की थी, पैसों की, तो पैसे मुझे बैंक ने दे दिए। तो यहां पर क्या हो गया, मिलकर के काम हुआ, बैंक ने मुझे पैसा दे दिया और मैंने अपना ई मित्र चला लिया। उससे क्या होगा, जब ई मित्र से रोज मुझे बढ़िया कमाई होगी, और कमाई होगी तो मैं ये कर्जा भी उतार दूंगा और आगे मेरा जीवन और भी बढ़िया हो जाएगा। और उसके अलावा आय के अलावा क्या होता है, विभिन्न जरूरतों के लिए भी लोग क्या है, कर्जा ले लेते हैं। जैसे कि है ना, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बैंक हमें लोन देता है, शादी के लिए भी हो सकता है लोन देता हो, तो हमें क्या है, हर जगह के लिए क्या है, हमें कर्जे की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कल भी कि अगर मुझे मेरी बहन की शादी करनी है और मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, एक बार मेरे पास पैसा नहीं है, भाई कर्जा हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है, बस ये है कि हमारे पास उसको लौटाने की क्षमता होनी चाहिए। अगर लौटाने की क्षमता ना होना तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप ना तो महाजन से कर्जा लीजिएगा और ना बैंक वालों से। महाजन आपको बेइज्जती करके पैसा लेकर के जाएगा और बैंक वाले प्यार से बेइज्जती करके पैसा लेके जाएंगे, ठीक है। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। तो अगर भाई गांव में कोई है, वो किसान फसल उगा सकता है, उसके लिए उसको पैसा मिल जाए। कोई कारोबार शुरू कर सकता है, जैसे मैंने कर दिया मित्र का। कोई छोटा उद्योग लगा सकता है, भाई 10 औरत है जो अपनी सिलाई मशीन लेकर के एक छोटा व्यापार करना शुरू कर दे।
वे नया उद्योग लगा सकते हैं कोई बड़ा काम करने के लिए, या वस्तुओं का व्यापार भी कर सकते हैं। तो वस्तुओं का व्यापार करने के लिए इन सभी कामों के लिए क्या है, हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। देखो मैंने क्या बात कही भाई, पैसा ना तो मेरे पास घर पे पड़ा है, ना आपके पास घर पे पड़ा है, किसी के पास भी नहीं, पर इसका मतलब क्या है कि मैं तरक्की करना छोड़ दूं, मैं जीवन में कुछ भी बड़ा अचीव ना करूं? करना पड़ेगा, रिस्क तो मुझे क्या है, लेना पड़ेगा। और उस रिस्क कहां से आएगा? जब मेरे पास पैसा आएगा। भैया मेरे पास बैंक में से, मैंने बैंक से लोन ले लिया, मुझे पता है, मुझे खुद पे विश्वास है कि कैसे भी करके क्या मैं लोन तो चुका दूं, पर एक बार तो क्या होना चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए, और वो पैसा मुझे बैंक दे देगा। जब बैंक मुझे पैसा दे देगा तो उससे क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा परिवार क्या होगा, शिक्षित बनेगा, स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसे करके जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो वो इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय में जोड़ी जाएगी। जब राष्ट्रीय आय में सबकी इनकम जुड़ जाएगी तो राष्ट्र का विकास तो होगा ही ना भैया। तो इसलिए सामर्थ्य, सस्ता मतलब कम दरों पे, और सामर्थ्य मतलब लोग उसे ले सके, उनका सामर्थ्य हो लोगों का कि लेकर के दे सके, वापस चुका सके। ऐसा लोन, ऐसी जो कर्ज है वो देश के लिए बहुत बेहतरीन होता है और जरूरी भी होता है। अब देखो ये अंकल जी, ये अंकल जी किसान है, ठीक है, ये अंकल जी बोल रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। भाई औपचारिक क्षेत्र में ज्यादा कौन पैसा ले रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र में पैसा कौन ले रहा है, किसको क्या मिलता है, साख किसको ज्यादा, किसको कहां से उधार मिलती है, ये इनका सवाल है। तो अंकल जी बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देंगे। आप किसान हो, ठीक है, आप तो देश की आत्मा हो, भाई आप नहीं हो तो हम नहीं है, क्योंकि आपके बिना तो हमें खाना मिल ही नहीं सकता। तो किसानों को तो नमन करना चाहिए भैया। उनके केवल 10%, उनके मतलब जो शहर के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं या जो अमीर लोग हैं, उनकी बात यहाँ पे चल रही है। अभी हम इसमें ग्राफ भी देखेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जो शहर के लोग हैं 10% कर्ज अनौपचारिक क्षेत्र स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से ले रहे हैं। देखो अब क्या हो रहा है, जो शहर के लोग हैं ना, वो तो उससे पढ़े लिखे होते हैं, वो लिटरेट होते हैं, उसको पता है महाजन साहूकार के पास गए ना वो लूट लेगा हमें, ठीक है। तो क्या करना है, हमें उनके पास जाना नहीं है, हम औपचारिक क्षेत्र के पास जाएंगे। तो सिर्फ 10% लोग ही क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र से पैसा लेते हैं, मतलब साहूकार से, महाजन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, इनसे पैसा लेते हैं। बाकी 90% तो बैंकों के पास ही जा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। देखो अब बात क्या हो रही, आप इसको बात को, कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक मतलब जाल है, ट्रैप है। और मैं ये कहता हूं, हम सामाजिक विज्ञान है ना बेटा, हम रटने के लिए नहीं पढ़ते, हमें ना 9500 तो लाने ही लाने हैं। ये 9500 तो हमारे जीवन में बहुत काम आएंगे, पर है ना हमें समाज को बदलना है, हमें समाज में परिवर्तन लाना। वो कैसे आएगा, देखो अब मैं आपको इस चीज को समझो। गांव में भी क्या है, गांव में भी जो लोग अमीर है ना, जो गांव में अमीर लोग हैं, गांव में जो अमीर लोग हैं या जो शिक्षित लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं भैया, बैंक से पैसा ले लिया। बैंक से मान लो 5 लाख रुपए ले लिए, बैंक से क्या करा, 5 लाख रुपए ले लिया। तो बैंक ने बोला 5 लाख पे आपको क्या है, साल का 10% ब्याज देना पड़ेगा। 10% पर एनम, मतलब कितना हो गया, 5 लाख पे 50,000 और हो गया, तो ये कितना हो गया, 5.5 लाख रुपए मेरे पास हो। मैं 1 साल के बाद जब मुझे पैसा देना होगा, 5.5 लाख रुपए मुझे देना होगा। अब इन्होंने, ये अमीर आदमी ने क्या करा, 5 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, और सिर्फ क्या है, 50,000 ही चुकाएगा 1 साल के बाद। अब इस 5 लाख का क्या करेगा, ये 5 लाख का करेगा क्या, इस 5 लाख में से, इस 5 लाख में से 2 लाख एक जने को दे देगा, फिर 1.5 लाख एक जने को दे देगा, और फिर 1.5 लाख एक जने को दे देगा। ऐसे करके ये 5 लाख क्या लोगों को बांट देगा, जो अपने वहां के गांव के जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको बांट देगा। और उनको क्या बोलेगा, यार बैंक मत जाओ, बैंक में ये कागज जमा कराना पड़ेगा, तुम्हारी जमीन गिरवी रख लेंगे, ये उसको डरा देगा बिल्कुल। पर खुद है ना, खुद पैसा कहां से लेकर के आ गया, बैंक से लेकर के आ गया। अब इसने क्या करा, 2 लाख 1.5 लाख रुपए लोगों को दे दिए। अब क्या है, यहां तो सिर्फ 50,000 ब्याज के देने हैं, और ये इनसे क्या करेगा, मान लो इससे हर महीने 10,000 रुपए ले लेगा, इससे मान लो हर महीने 5,000 ले लेगा, इससे हर महीने मान लो 5,000 ले लेगा। एक महीने में 20,000 तो इसने ऐसे कमा लिए, तो साल के कितने कमाएगा, 2,40,000 रुपए तो वो ऐसे ऐसे कमा लेगा। तो 2,40,000 तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके ले रहा है, ब्याज के ले रहा है भैया। 2,40,000 तो ब्याज के ले रहा है, और 5 लाख रुपए के लोग लौटाएंगे वापस, नहीं लौटाएंगे तो उनकी जमीन बेच देगा, उनका सोना चांदी बेच देगा, पर उनकी क्या है, उनसे पैसे वापस लेकर रहेगा। तो 5 लाख वापस उनसे लेगा, तो कितना हुआ भैया, 7,40,000 हो गया। कितना हो गया, 7,40,000। बैंक को कितना देना है, 5 लाख
50,000, तो कितने का फायदा हुआ भैया? 1,90,000 का। लगभग उसने क्या है 2 लाख रुपए क्या है कमा लिए। खुद बैंक से पैसा लेकर आ रहा है क्योंकि उसको पता है कि भैया मुझे वहां से फायदा होगा, पर इन लोगों को, इन गरीबों को क्या है रोक रहा है वो, तुम बैंक मत जाओ। बैंक वाले कागज मांगते हैं, बैंक वाले ऐसे डरा देगा उनको। पर कब बदलाव आएगा मेरे बच्चों, मेरे शेरों शेरनियों? बदलाव जब आएगा जब आप जैसे लोग क्या होंगे, लोगों को समझाएंगे, आप मोटिवेट करोगे लोगों को। बोला कोई बात नहीं, बैंक वाला एक कागज एक्स्ट्रा मांग लेगा, कागज दे देंगे, पर पैसा तो सस्ता मिलेगा। इनकी तरह लूट, ये मतलब इन्होंने ऐसा सिस्टम ही बना दिया बिल्कुल। तो यही सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, अमीर परिवार जो है औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं। तो जो अमीर परिवार है ना, वो तो औपचारिक ऋणदाताओं से, बैंकों से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। और गरीब परिवार है ना, अब गरीब परिवार क्या करता है, इन्हीं के पास चला जाता है, इन्हीं साहूकारों के पास चला जाता है। और महाजन, वाह वाह, नाम तो देखो, महा मतलब जो महान है, और जन मतलब आदमी, महान आदमी जो है उसके पास चला जाता है और पैसे ले लेता है, पर उसको ये नहीं पता यही इसको क्या है कर्ज जाल में फंसा करके बर्बाद कर देगा। बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोतों पर से निर्भरता घटे। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, बैंक होते भी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, मना नहीं कर, पर सबसे बड़ी बात है लोगों में नॉलेज नहीं है कि भैया हमें किस चीज के लिए लोन मिल सकता है, कितनी दरों पे मिल सकता है। इसके लिए हमें क्या है कैंपेन चलाना चाहिए सरकार को, जिससे क्या हो कि लोगों को इनके बारे में पता चले कि ये लोन इतने सस्ती दरों पे मिल रहा है, आप इनसे ना लेकर के क्या है बैंकों से लोन ले। तो बैंकों को और सहकारी समितियों को कदम बढ़ाने चाहिए और क्या करना चाहिए भैया, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोतों के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। देखो औपचारिक क्षेत्र का विस्तार होना, औपचारिक क्षेत्र का विस्तार होना मतलब गांव-गांव में भी बैंक खुले, पिछड़े से पिछड़े इलाके में भी बैंक खुले, ज्यादा से ज्यादा बैंक हो, ज्यादा से ज्यादा वो क्या है लोगों को लोन दे। और विस्तार के साथ साथ क्या हो कि यह भी जरूरी है कि जो ऋण है, जो उधार है, वो सबको जाए। सबको जाने का मतलब क्या, गरीब को भी मिले। ऐसा नहीं है भैया व्यापारी आ रहा है तो आप पैसा दे रहे हो, नहीं तो बाकी मत दो। ठीक है, मैं नया उद्योग खोलना चाहता हूं, आज मेरे पास कुछ ही नहीं है तो आप मुझे पैसा मत दो। नहीं भैया, ऋण सब तक जाना चाहिए, और अगर सब तक पहुंचेगा ना तभी क्या होगा, राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। यह बात क्या होनी चाहिए हमारे दिमाग में, बिल्कुल बैठ जानी चाहिए। अब ये देखो, ये आपके क्या है एनसीईआरटी में एक पाई चार्ट दिया हुआ है, आलेख 1। वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों को, 1000 ग्रामीण परिवार के साख के स्रोत, भाई उन्होंने साख कहां से ली, उधार कहां से लिया, 1000 ग्रामीण परिवारों के हम लोग देखते। तो सबसे ज्यादा तो क्या है 33% तो क्या है साहूकारों से लिया। ठीक है, 1000 परिवारों में से क्या है 330 परिवारों ने कहां से लिया, साहूकारों से लिया। व्यवसायिक बैंक मतलब बैंकों से क्या है 25% लोग ले रहे हैं। तो ये 25% लोग कौन है, ये वह लोग हैं जो अमीर लोग हैं और वो उनसे लेकर के पैसा ले आते हैं। तो 250 लोग करीबन क्या है व्यवसायिक बैंकों से ले रहे हैं। सहकारी समितियां या बैंक 25% सहकारी समितियां बैंकों से ले रहे हैं, तो 25% यहां से और 25 यहां से, 1% सरकारी, 2% अन्य कोई अनौपचारिक स्रोत हो। ठीक है, 8% रिश्तेदारों से और मित्रों से तो लेना ही चाहिए, उन्हें वापस देना भी नहीं चाहिए। ठीक है, 1% जमींदार भी क्या होते हैं, बड़े लोग होते हैं जो जमीनों के बिल्कुल मालिक होते हैं, ऐसे लोग हैं। और 5% अन्य औपचारिक स्रोतों से भी क्या है लोन लिया जा रहा है। अब आलेख 2, शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक तथा कितना प्रतिशत अनौपचारिक है। इस कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। जो नीले वाला भाग है वो अनौपचारिक स्रोत का है और जो बैंगनी वाला भाग है वो औपचारिक स्रोत का है। अब देखो गरीब परिवार, सबसे पहले देखना गरीब परिवार क्या कर रहा है, 85% है ना, 85% कहां से ले रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहा है। 85% जो कर्जा जो लोग ले रहे हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या है 15% लोग ही क्या है बैंकों तक पहुंच पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको साहूकार महाजन रोक लेते हैं। फिर एक कम संपत्ति वाले परिवार, देखो ये ग्राफ भी देखना, ये सबसे गरीब, फिर इनका थोड़ी बहुत संपत्ति है, ये थोड़ा समृद्ध है मतलब अच्छी स्थिति में, और ये बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी स्थिति में। ठीक है, तो अब जो कम संपत्ति वाले हैं, अब देखना ये वाला जो है ना अनौपचारिक क्षेत्र वाला है ग्राफ है, ये धीरे धीरे गिरता जाएगा। गरीब परिवार का आदमी 85% क्या कर रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र से ले रहा है। कम संपत्ति वाला 53% अनौपचारिक क्षेत्र से लेगा। समृद्ध वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 28% अनौपचारिक क्षेत्र से लेगा। और जो अमीर आदमी है वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही होगा जो अनौपचारिक क्षेत्र से लेगा।
जो अमीर आदमी वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही ऐसे हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र से, साहूकार महाजनों से कभी घर में जरूरत पड़ गई तो पैसा लेते हैं, बाकी तो नहीं लेते हैं। अब देखो इस वाला, तो औपचारिक क्षेत्र से जो गरीब आदमी वो सिर्फ 15% लोन ले रहा है, कम संपत्ति वाला है 47% लेता है, समृद्ध परिवार वाला 72% जाता है, और अमीर परिवार वाले 90% क्या करते हैं, औपचारिक क्षेत्रों के पास जाते हैं। मतलब जो खुद अमीर है वो बैंकों के पास जा रहे हैं, और गरीबों को, अशिक्षित लोगों को क्या है, वो खुद पैसा देकर के अपना बिजनेस और अपना घर भर रहे हैं। तो अब हम लोग जानते हैं निर्धनताओं के स्वयं सहायता समूह के बारे में। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब स्वयं सहायता समूह, स्वयं की सहायता समूह ही करें। मतलब क्या होता है यहाँ पे, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, और जो वहां की महिलाएं होती है ये विशेष करके काम करती है। इसमें होता क्या है कि भाई जैसे मान लो 15 से जो 20 औरतें हैं, 15-20 औरतें, जरूरी नहीं है 15-20 हो, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। 15-20 औरतों ने क्या करा, अपने एक ग्रुप बना लिया, एक समूह उन्होंने बना लिया, और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला भाई हर महीने ना, हर महीने हम लोग क्या करेंगे, सब 1-1 हजार रुपए जमा कराएंगे। हम सब क्या है 1-1 हजार रुपए जमा कराएंगे। जब हर महीने क्या होगा, 20 जने हैं तो हमारे पास कितने रुपए जमा हो गए भैया, 20,000 रुपए जमा हो गए। अब हमारे पास क्या हो गया, 20,000 रुपए जमा हो गए। तो जैसे मान लो ये जो 20 लोगों का समूह है, इसमें से कभी किसी को जरूरत पड़ी, जैसे मान लो भाई रामकली को जरूरत पड़ गई, किसको जरूरत पड़ गई है, रामकली को पैसों की जरूरत पड़ गई है, ये है हमारी रामकली, ठीक है, ये है हमारी रामकली, और आपको आखिर में रामकली आंटी से मिलाऊंगा भी मैं, ऐसे जाना मत बीच में छोड़ दे। तो रामकली आंटी क्या है, उनको मान लो पैसों की जरूरत पड़ गई, तो अब रामकली आंटी ने क्या है, सहायता समूह में बोला कि मुझे क्या है 10,000 रुपयों की आवश्यकता है, मुझे जरूरत है 10,000 रुपए की। तो बोले ठीक है, तो समूह ने बोला ठीक है रामकली 10,000 रुपए तू ले ले। तो इसको क्या करा, 10,000 रुपए दे दिए। अब अगर यही 10,000 रुपए वो महाजन से लेती तो वो उसको बोलता कितने महीनों के लिए, बोले 3 महीनों के लिए। तो बोले ठीक है, हर महीने तू 2-2 हजार रुपए मुझे ब्याज के तौर पे दे देना। मतलब लिए 10,000, चुकाने 16,000। पर स्वयं सहायता समूह ने क्या बोला, रामकली देख तो हमारी सहेली है, हमारी दोस्त है रामकली, तो तेरे से ज्यादा थोड़ी लेंगे, घर की बात है अपनी तो हम रामकली से ज्यादा पैसा नहीं लेंगे हम, मतलब ये औरतें जो हैं वो ज्यादा पैसा नहीं लेगी रामकली से। उसको बोलेगी रामकली कितने महीने बाद लौटाएगी, बोले 3 महीने बाद। तो बोले ठीक है, तो 3 महीने बाद क्या 10,000 रुपए और इसके ऊपर 1,000 रुपया रामकली और दे देना। बोले ठीक है, तो रामकली ने बोला मैं 1,000 रुपया और दे दूंगी। तो 11,000 रुपए क्या है, रामकली चुका देगी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद वो 11,000 तो चुकाएगी, पर हर महीने 1,000 रुपए तो जो सबको जमा कराने वो तो कराने ही है, ये 11,000 तो उसके अलग से हो गए। फिर रामकली के बाद क्या जरूरत पड़ी, फिर जैसे 2 महीने बाद जरूरत पड़ गई सुंदरी देवी को। सुंदरी देवी को क्या है, फिर जरूरत पड़ गई, तो सुंदरी देवी आई, ये रही हमारी सुंदरी देवी जी। तो सुंदरी देवी आई तो उसने बोला मुझे तो 20,000 रुपए की जरूरत है। बोले ठीक है सुंदरी, रामकली को दिए हैं तो तुझे भी देंगे 20,000 रुपए। भैया क्या हुआ, रामकली के बाद सुंदरी देवी को दे दिए, क्योंकि हर महीने 20,000 इकट्ठा हो रहा है, हर महीने 20,000 रुपए इकट्ठा हो रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, सुंदरी देवी को हमने 20,000 रुपए दिए। तो 20,000 जब सुंदरी देवी को दिए तो सुंदरी देवी से पूछा भाई तू कितने महीने बाद देगी। बोले भाई देखो मैं तो 6 महीने बाद दूंगी। तो 6 महीने बाद देगी। तो देख तू ऐसा काम करना, 4,000 रुपए ना सुंदरी देवी तू हमें बाद में दे देना। तो बोले ठीक है, तो 20,000 प्लस 4,000 क्या हुआ, सुंदरी देवी से ले लेंगे तो ऐसे करके 24,000। ये बात मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि जब स्वयं सहायता समूह इन्होंने बनाया ना, तो ये लोग खुद पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हर महीने का 1-1 हजार रुपए निकाल करके इकट्ठा कर रहे हैं, और जब इस समूह में से किसी को जरूरत पड़ी तो वो पैसा क्या है, जरूरत के लिए काम आ जाता है, और अपने जो आवश्यकता है वो जरूरतें पूरी कर देते हैं। और जब स्वयं सहायता समूह अगर अच्छा बिल्डअप हो जाए, अच्छे से काम करने लग जाए, तो बैंकों के पास जाकर के उस ग्रुप के आधार पे भी क्या है, पैसा ले सकता है। तो फिर रामकली की, सुंदरी देवी की, सबकी जो जरूरत है ना वो सारी पूरी हो जाएंगी, उनके सारे घर की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तो उनके खाने पीने की कोई प्रश्न नहीं। फिर उससे क्या है, साहूकार महाजनों के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, तो अब क्या है, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है, जहां कभी मौजूद भी है बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। तो देखो बैंकों से कर्ज लेना, अनौपचारिक क्षेत्र से कर्ज लेना ज्यादा मुश्किल है। क्यों भाई, बैंकों में क्या होता है, ज्यादा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट है, फिर वहां से साइन करो, अंगूठा लगाओ, ये करो वो करो, फोन नंबर मिलाओ। ठीक है, मैं आपको भी मेरी जो पर्सनल है वो बताता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले गया तो मैंने बोला यार मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दो सर। बोले ठीक है सर, आप फॉर्म भर करके दे दीजिए। मैंने उनको मोबाइल नंबर चेंज करके दिया, साइन कर दिया। तो उसके बाद वो मुझे क्या बोले यार सर ना तो आपका फोटो मिल रहा है ना आपका साइन मिल रहा है। मैंने बोला यार सर ऐसा कैसे हो सकता है। बोले नहीं यार सर ना तो आपका फोटो मिल रहा है ना साइन मिल रहा है। तो मैंने बोला सर ड्राइविंग लाइसेंस देख लो। बोला ठीक है सर ड्राइविंग लाइसेंस। तो बोला सर इसमें तो आप और कुछ ही लग रहे हो। तो मैंने बोला फिर तो आधार कार्ड देख लो। आधार कार्ड में तो मेरी बचपन वाली फोटो आ जाएगी। तो
क्या होता है उनमें क्या है फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है। तो उसने बोला फिर चलो आप बताओ आपके जो पुराने वाले नंबर है वो तो बहुत अच्छी किस्मत थी, मुझे याद थे पुराने वाले नंबर, तो मैंने बता दिया सर ये है। बोले ठीक है आप कर दें। तो मतलब क्या साइन में भी अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, फोटो में भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार ऐसे फोटो ऊपर नीचे हो गए, तो क्या होता है कि इनको थोड़ा सा डाउट हो जाता है यार कहीं गलत आदमी तो नहीं है। तो फॉर्मेलिटीज जो है ना वो ज्यादा है, लोगों में क्या है डर है ना वो ज्यादा है कि यार बैंक में जाएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये पूछेंगे, उससे अच्छा है क्या है हम उस रिश्तेदार से पैसा ले लेते, क्योंकि रिश्तेदार हमें जानता है, वो ना हमसे कोई कागज मांगेगा कुछ नहीं मांगेगा, वो सिर्फ हमें पैसा दे देगा। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार, ऋण के लिए आधार कुछ गिरवी आपको रखना पड़ता है और कुछ कागज भी वहां पे रखने पड़ते हैं। ऋणाधार तो आपको क्या है साहूकार महाजन को भी देना ही पड़ेगा। साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो बिना ऋणाधार का मतलब क्या है, जिस तरह बिल्कुल जो खास आदमी और उसको पता है यार ये तो पैसा दे देगा, जैसे आज मान लो मैं किसी से पैसा ले लूं और उसको पता है कि यार मनीष तो क्या है अच्छी अर्निंग करता है तो दे देगा और अच्छा इंसान है, ठीक है वैसे अच्छा ही इंसान हूं मैं ठीक, तो लौटा देगा। तो अब जब वो पैसे लौटा देगा तो वो क्या है ऋणाधार भी नहीं लेते, ज्यादा कागज भी नहीं लेते, एक पेपर पे या एक स्टाम्प पे लिखवा लेते हैं कि हाँ मनीष सर ने इतना पैसा लिया था और 1 साल के बाद वो दे देंगे। पर काफी बार ये लोग भी ऋणाधार लेते हैं। लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। देखो अब क्या होता है, ये बात आप ये मत सोचा करो कि अगर पढ़ी लिखी नहीं हो रही है, अगर कोई रिटर्न काम नहीं हो रहा तो अच्छी बात है, छोड़ो नहीं। वो एक कहावत कही जाती है कि बोलने के 100 बार और लिखा हुआ 1 बार। लिखा हुआ जो रहता है ना वो बहुत काम आता है। अगर आपके पास लिखा हुआ है ना कि हमें मैंने इतनी तारीख को इतना पैसा लिया था, तो आप दिखा सकते हो उसको। तो ये महाजन क्या करते हैं कभी कभी लिखवाते भी नहीं, जिससे क्या होगा जो गरीब आदमी है शिक्षित उसको पागल बना देंगे। अरे भाई कितने रुपए लिए थे, वो बोलेगा साहब माल का 1 लाख। बोले यार 1 लाख कैसे लिए तूने, झूठ बोल रहा है तूने तो 1,20,000 लिए थे। नहीं माल का मैंने तो 1 लाख लिए थे। अरे नहीं यार 1,20,000 लिए थे तूने, झूठ बोलता है मुझसे झूठ बोलता है। ठीक है माल का 1,20,000 लिए होंगे, मैं लौटा दूं। अगर उसके पास लिखा हुआ रहता है कि 1 लाख लिए, तो क्या है उस महाजन के मुंह पे ले जाके स्टाम्प की फोटो कॉपी मारता, रियल मत मार देना नहीं तो मूवी की तरह हो जाएगा, वो फाड़ करके फेंक देगा, बोल अब कैसे बोलते हैं ठीक है, तो फोटो कॉपी उसके मुंह पे मार सकता था पर वो उसने नहीं मारी। ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। तो स्वयं सहायता समूह मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रामीण महिलाएं वो क्या इकट्ठा होती है और हर महीने एक अमाउंट जोड़ती जाती है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं, 15-20 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं, जो मिलते रहते हैं 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, वो बचत करते रहते हैं। छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है लेकिन ये साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। तो देखो छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। देखो अब क्या होता है, अगर आपको छोटा कर्ज चाहिए भाई 5,000 का 10,000 का काम है तो आप यही ले लो, स्वयं सहायता समूह में ले लो। और दूसरी बात क्या है भाई, आपने 20,000 रुपए लिए तो उस पर क्या है वो हर महीने के तो 5,000 वो ले लेगा, पर स्वयं सहायता समूह वाले ने बोला 3 महीने के बाद तो 4,000 ही दे देना, बहुत कम रेट पे लिया, तो ये क्या है फायदा हो जाता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। अब क्या होता है कि अगर आपने कुछ समय तक 1 साल 2 साल तक आपने बचत कर ली और मान लो आपने क्या करा, हर महीने आपके पास 20,000 आ रहे हैं और आपने 2 साल तक बचत कर ली, 1 साल का 2,40,000 और 2 साल का कितना हो जाएगा 4,80,000, लगभग कितना अमाउंट हो गया 5 लाख रुपए आपके पास होगा। आज इस 5 लाख के आधार पे एक तो क्या आप खुद का कुछ भी काम मिलकर के शुरू कर सकते हो। मान लो वो सारी लेडीज मिलकर के क्या है सिलाई मशीन का खोल दे, अपने सिलाई मशीन का खोल ले, ये जो डोरमेट्स हैं जो पायदान बनाए जाते हैं उसका कुछ काम करना शुरू कर दे, और कुछ काम है वो 5 लाख मिलकर के कर सकते हैं। इस आधार पर भी क्या है वो बैंक से लोन ले सकते हैं। देखो ये हमारा स्वयं सहायता समूह है और हम इतना बचत महीने की करते हैं और हम इस आधार पर आपका पैसा है बैंक का लौटा देंगे। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सर्जन करना है। ऋण क्या होगा, समूह के नाम पर दिया जाएगा, इंसान के नाम पर नहीं। रामकली या सुंदरी देवी को ऋण नहीं दिया जाएगा, स्वयं सहायता समूह को ऋण दिया जाएगा। और वो क्यों दिया जा रहा है कि स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करो भाई, ऐसा काम करो जिसको क्या आपका खुद का रोजगार हो। ऐसा नहीं आप किसी मजदूरी के लिए काम के लिए चले जाओ, आप खुद के रोजगार के लिए काम वहां पे शुरू करो। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, तो अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए भी काम आ जाते हैं। कार्यशील पूंजी की जरूरत है, जैसे देखो पूंजी 2 प्रकार की होती है,
पूंजी दो प्रकार की होती है। जब हम उत्पादन करते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें दो प्रकार की पूंजियों की जरूरत होती है। एक होती है स्थायी पूंजी जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, और एक होती है कार्यशील पूंजी जिसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड पूंजी या स्थायी पूंजी क्या होती है बच्चों, जो एक साल से लंबे समय तक के लिए क्या है, काम आ जाए। जैसे कि मान लो आज हमारे यहाँ पे बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, ये काफी समय तक चलेगा, ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, एसी है, ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, कैमरा है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, स्थायी पूंजी है, ये लंबे समय तक चलेगा। पर जैसे मान लो क्या है कि जो टीचर्स को पेमेंट करना है वो क्या है, हर मंथली करना पड़ेगा, है ना। आप कोई पेपर्स मंगवा रहे हो, वो क्या है, वो आपको मंथली पेमेंट करना पड़ेगा, और किसी काम को है वो आपको मंथली पेमेंट करना। तो जो डेली वर्क चलता रहता है, जो आपको रोजमर्रा जीवन में जब पैसों की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं कार्यशील पूंजी। तो जैसे क्या है कार्यशील पूंजी, बीज आपको खरीदने, तो ऐसा तो है नहीं बीज इस बार खरीद लो और 3-4 साल तक उसको काम में लेते रहो। हाँ भाई, पहले पिछले साल बीज कहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, इसको निकालो, बाहर निकालो और वापस वहीं लगा देते ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो बीज हो गया, खाद हो गया, बांस एक लकड़ी होती है, आप लोग जानते होंगे। कपड़े खरीदने के लिए, तो काफी चीजों के लिए क्या है, हमें पैसा चाहिए, जो कार्यशील पूंजी मतलब रोजमर्रा जीवन में हमारे वो काम आ सके। घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए भी दिए जाते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। अब समूह क्या है, समूह क्या करेगा, सारी बातों का निर्णय ले लेगा। भाई उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या काम करना चाहता है, हम सब मिलकर इकट्ठा होकर के क्यों यहाँ पे मिल रहे हैं, क्यों हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, वो लक्ष्य तय करेगा। उसकी रकम, भाई कितनी रकम हर महीने आपको देनी है, उसकी ब्याज दर, अगर हम किसी को पैसा देंगे तो उसकी ब्याज दर क्या होगी, वापस लौटाने की अवधि, भाई हम 6 महीने से ज्यादा किसी को पैसा नहीं देंगे, ये अगर स्वयं सहायता समूह तय कर ले तो। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। अगर मान लो भैया रामकलीन ने पैसा नहीं लौटाया, तो हाई अलर्ट मीटिंग हो जाएगी, किसकी, स्वयं सहायता समूह की, हाई अलर्ट, बिल्कुल हाई अलर्ट मीटिंग हो जाएगी। 20 सदस्यों में मैसेज डाल दिया जाएगा कि भाई रामकली पैसा नहीं दे रही, एक्शन लो। कैसे नहीं दे रही है रामकली पैसा, रामकली को बुलाया जाएगा, रामकली पेश हो, रामकली पेश हुई तो रामकली से पूछा जाएगा, रामकली तुम 3 महीने का नाम लिया था, पर बहन 5 महीने हो गए, तूने अभी तक पैसा क्यों नहीं दिया। तो रामकली से पूछा जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, इस मुद्दे को गंभीरता से सोचा जाएगा कि भाई ये पैसे क्यों नहीं दे रही। तो पैसे के ऊपर बिल्कुल गंभीरता से लोग बात करेंगे। इसी कारण बैंक निर्धन कारण महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब क्या है इस प्रकार से बचत करना शुरू करते हैं तो लोग, बैंक भी क्या हो जाता है, देखो मैं आपको एक चीज ये और बता दूं, बैंक है ना, बैंक का जो उद्देश्य है वो है लाभ कमाना, सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। बैंक जो भी काम करता है वो लाभ कमाने के लिए करता है, तो वो लाभ कमाने के लिए काम करेगा, उसको कहीं से लाभ नहीं दिखेगा ना तो वो खुद पिछड़ जाएगा। और खास करके प्राइवेट बैंकों का तो काम होता है वो लाभ कमाए, पर बैंकों का ही है कि वो लाभ कमाते हैं। तो अब जब उनको दिखेगा कि यार स्वयं सहायता समूह ही अच्छा पैसा कर लेते हैं तो वापस लौटा देंगे, तो इनको क्या है, पैसा मिल जाएगा, लाभ दिख रहा है। जब वे अपने स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती है, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता, ऋणाधार भी नहीं, फिर भी वो दे देते हैं, तो संगठित संगठन में बहुत शक्ति होती। अब ये देखो, ये चल रही है स्वयं सहायता समूह की मीटिंग, तो स्वयं सहायता समूह की मीटिंग चल रही है, तो ये तो रही है हमारी रामकली आंटी, सब मिल लो रामकली आंटी से, ठीक है, फिर वापस मत कहना सर आपने मिलाया नहीं। तो ये तो रही रामकली आंटी, देख लो इनके हाथ में पैसे हैं, ये पैसे का ब्याज दे रही हैं, सब अपना अपना पैसा लेकर के बैठी हैं, सब पैसा जमा कराएंगे, तो ये तो रही रामकली आंटी। फिर रामकली आंटी के बाद जरूरत किसको पड़ी थी, सुंदरी आंटी को, तो सुंदरी आंटी ये रही, तो सबको अपने पैसे की जरूरत पड़ी और उस पैसा समय के साथ जमा करा देंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की तरफ, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। और आप बहुत से बच्चे ये पूछते सर आप हल्ला बोल प्रश्नोत्तर नहीं करा रहे हो, बेटा मैं आपको वीडियो के साथ ही क्वेश्चन आंसर्स करा देता हूँ, ठीक है, यही वीडियो के साथ आपका चैप्टर रिवाइज हो जाता है, तो वो बहुत बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। ओके, पहला सवाल है औपचारिक क्षेत्रक ऋण और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण में क्या अंतर है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। तो आ जाइए, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्र, और अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण की तुलना में इनके द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। तो औपचारिक क्षेत्र में क्या होगा, ब्याज की दर कम होगी, और यहाँ पर क्या होगा, अनौपचारिक में ब्याज की दरें ज्यादा होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इनके ऋण देने संबंधी गतिविधियों की देख रेख की जाती है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन पर नजर रख रहा है, पर इन पे कोई भी ऐसी संस्था नहीं जो नजर रख सके। ऋण प्राप्त करने के लिए लोगों से ऋणाधार की मांग की जाती है, यहाँ पे ऋणाधार मांगा जाएगा, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में ऋणाधार मांगा जाएगा, यहाँ बिना किसी ऋणाधार के ऋण देने के लिए तैयार होते हैं, तो बिना ऋणाधार के भी ऋण दे दिया जाता है कभी कभार, पर फिर भी वो लोग ले लेते हैं।
अमीर शहरी परिवार प्राय औपचारिक क्षेत्र के ऋण पर आधारित होते हैं। तो अमीर जो शहर के परिवार है वो औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। गरीब परिवार अधिकतर क्या है, अनौपचारिक क्षेत्रों के पास जाता है, क्योंकि गरीब क्या होता है, पढ़ा लिखा कम होता है, अशिक्षित होता है, तो उसको इतनी जानकारी नहीं होती। उदाहरण बैंक एवं सहकारी समितियां और व्यापारी, नियोक्ता, साहूकार, संबंधी, दोस्त आदि। देखो नियोक्ता क्या होता है, जो मालिक जो आपको काम पे रखता है, तो वो नियोक्ता होता है। संबंधी कोई भी आपकी जान पहचान वाला है, उनसे आप पैसा ले लो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, सबके लिए ऋण तर्कसंगत दरों पर क्यों उपलब्ध होना चाहिए? किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए। भाई सबके लिए ऋण उधार क्यों उपलब्ध होना चाहिए, क्यों जरूरी है, उसके कारण बताओ। समानता एवं आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए। भैया सब में समानता और आर्थिक न्याय हो, क्या हो भाई, मुझे पैसा मिलेगा, मैं अपना काम धंधा शुरू करूंगा, तभी तो मेरे में क्या होगी, आर्थिक बराबरी आएगी, और तभी क्या होगा, सब में समानता आएगी। उसके लिए समांतर मुद्रा या काले धन के विकास की संभावना को समाप्त करने के लिए। देखो अब क्या होगा अगर हमें बैंकों से ऋण मिल जाएगा, तो बैंक से जो सिस्टम चल रहा है वो तो बिल्कुल व्हाइट मनी है, बैंक में जा रहा है, सरकार की नजर है, सब कुछ है। पर साहूकार महाजनों से जो हम लोग ले रहे हैं वो ज्यादा ब्याज पे ब्याज पैसा कमा रहा है, वो ब्लैक मनी है, तो उससे भी देश को खतरा है। समाज के सभी वर्गों में एकता एवं समरसता सुनिश्चित करने के लिए, तो सभी वर्गों में क्या हो, एकता बनी रहे और सब बराबर का काम करके कि सबकी जो जीवन यापन है वो अच्छा रहे। समाज में गरीबों तथा अमीरों के बीच विभाजन को रोकने के लिए तथा संपूर्ण मानव विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, तो गरीबों और अमीरों को बीच जो खाई है उसको कम करने के लिए और उनके बीच में भेदभाव कम करने के लिए भी क्या है, सबको पैसा देना चाहिए। भ्रष्ट आचरण एवं व्यवहार पर रोक लगाने के लिए तथा देश को समग्र विकास, समग्र मतलब पूरे विकास के लिए, देश के पूरे विकास के लिए क्या है, हमें ऋण की जरूरत होती है, और इससे क्या है, भ्रष्टाचार है वो भी रुक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी निर्धन है, क्या यह उनके कर्ज लेने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग क्या है, निर्धन है, गरीब है। क्या आप मानते हो कि उनके ऊपर ये निर्धनता क्या है, कारण बन रही है, जिससे कि वो कर्जा ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, उनकी क्षमता को, कैपेसिटी को प्रभावित कर रही है? हाँ, निर्धनता कर्ज लेने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। इसका कारण है कि कर्ज लेने के लिए लोगों को गारंटी के रूप में समर्थक ऋणाधार देनी पड़ती है। निर्धन लोगों के पास उन संपत्तियों का अभाव होता है जो ऋण लेने के लिए उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। तो उनके पास क्या होता है, ऋणाधार नहीं होता, तो उनको पैसा नहीं मिलता, और पैसा नहीं मिलता तो उनका काम नहीं चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं को गतिविधियों पर नजर रखे? उसका काम मुश्किल क्यों होगा? देखो अब क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक जैसा कोई दूसरा होना चाहिए जो अनौपचारिक क्षेत्र पर भी नजर रखे, बिल्कुल होना चाहिए। और उसका काम मुश्किल क्यों होगा, जिस ऐसी संस्था अगर हम बनाएंगे तो उसका काम मुश्किल क्यों होगा, वो हम लोगों को जानना है। हाँ, अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जैसा कोई निरीक्षक मतलब जो चेक कर सके, वो अवश्य होना चाहिए। विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं एवं गरीब कर्जदारों के हितों की रक्षा के लिए तो अति आवश्यक है। तो गरीबों को बचाने के लिए और उनके हितों के लिए तो बहुत जरूरी है। इससे उनके द्वारा अधिक ऊंची ब्याज दर मांगने और अपना पैसा वापस प्राप्त करने के लिए अनुचित तरीकों के प्रयोग पर रोक लगेगी। तो इससे क्या होगा कि जो लोग अनुचित तरीके से, नाजायज तरीके से पैसा निकला रहे हैं, उस पर भी क्या है, रोक लग जाएगी, क्योंकि उनकी नजर, उन पर नजर किसकी है, एक संस्था की है जो कि सरकार द्वारा संचालित है। उसका काम मुश्किल होगा, क्योंकि अब उसका काम मुश्किल क्यों है, अनौपचारिक ऋणदाता सरकार या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा पंजीकृत नहीं होते। देखो अब आज मैं हूं, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो मैं सरकार से पंजीकृत थोड़ी, रजिस्टर्ड थोड़ी सरकार से। मेरी इच्छा होगी, मैं जब जिसको जितनी इच्छा होगा मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी के साथ रजिस्टर्ड हूं। वे छोटे और फैले हुए होते हैं। अब क्या है भाई, 10 महाजन हमारे गांव में बैठे हैं, 10 आपके गांव में बैठे हैं, तो कौन कौन रजिस्टर करवाएगा, बहुत दूर दूर तक फैले हुए। छोटे कर्जदार प्राय अशिक्षित और अनभिज्ञ होते हैं। तो वो अशिक्षित होते हैं, अनभिज्ञ, उनको किसी बात का नॉलेज नहीं होता, किसी बात की जानकारी उनको नहीं होती है, ये भी बात है। वे कोई कागजात एवं समर्थक ऋणाधार नहीं मांगते हैं, तो वो कागजात भी नहीं लेते। देखो न तो कागजात पे क्या है, महाजन साइन करवाता है, न ही वो लेते हैं, तो उससे क्या है, लूटने का जो अंदेशा है वो बढ़ जाता है। उनका कर्जदारों के साथ व्यक्तिगत संबंध होता है। तो अब क्या होता है, जैसे आज जो महाजन है, अगर मेरे गांव में, तो मैं उसके पास रोज आना जाना है, बैठना है, तो मैं उससे पैसे ले लूंगा, तो क्या रिलेशन सा है मेरा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से वो मुझे पैसा दे देंगे। सवाल नंबर 5, 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? तो पहले तो आप 10 रुपए का नोट निकाल लो और उस 10 रुपए के नोट के ऊपर क्या क्या लिखा है ना, वो पढ़ लो पहले अच्छे से, फिर ये सवाल देखना। 10 रुपए के नोट के ऊपर ऊपरी भाग पर भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा हुआ है। देखो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने इसे छापा, और केंद्रीय सरकार, जो देश की केंद्रीय सरकार है, हम लोग पढ़ चुके हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार होती है, और संघवाद में ये भी पढ़ चुके हैं कि जो करेंसी का काम है, जो नोट छापने का काम है, वो किसमें संघ सूची में आता है, तो केंद्र सरकार के अधीन है, और केंद्र सरकार के अधीन कौन आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत मतलब उसको गारंटी किसने दी है, किसने दी है, सरकार ने दी है। आप बोलोगे सर सरकार ने कैसे दी है? जो गवर्नर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो कौन बनाती है, वो तो सरकार ही बनाती है, मतलब सरकार ही क्या कर रही है, उस पर काम करवा रही है।
भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, सरकार की तरफ से, काम सरकार का है, सरकार ने आरबीआई को सौंप दिया। इस कथन का अर्थ है कि करेंसी केंद्रीय सरकार द्वारा अधिकृत या प्रत्याभूत होती है, मतलब वही बात हो गई कि सरकार की तरफ से क्या होती है, कानूनी, लीगल है। आप लोगों ने क्या है, एक शब्द सुनते होंगे, नहीं भी सुना होगा तो आज सुन लीजिएगा, लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, जब 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करे तो उन्होंने बोला आज से ये लोग लीगल टेंडर नहीं है, 500 और 1000 के पुराने नोट आज से लीगल टेंडर नहीं है। मतलब क्या है, आज से सरकार की तरफ से क्या अधिकृत या प्रत्यभूत नहीं है, उनको सरकार मान्यता नहीं देती, उनकी मान्यता को सरकार खत्म करती। अर्थात भारतीय कानून भुगतान के माध्यम के रूप में रुपए के प्रयोग को वैध मानता है। वैध मतलब कानूनी रूप से वो लीगल है, भाई जो रुपए का हम इस्तेमाल करेंगे वो लीगल है, जिसे भारत में लेन देन की व्यवस्थापनों में इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आज आप मुझे 10,000 रुपए दो, बिल्कुल दो, मैं मना करूंगा क्या? बिल्कुल ही नहीं करूंगा भाई, साफ तौर पे कह रहा हूं, मैं तो नहीं करता हूं, ठीक है। पर अगर आप बोलो सर ये 10,000 रुपए में आपको 500 और 1000 के जो नोट बंद हो चुके हैं उनमें देंगे, तो मैं मना ही करूंगा ही ना। तो क्यों? क्योंकि वो सरकार की तरफ से बंद हो चुके हैं। तो इसी के साथ जो आज हमारा है वीडियो लेक्चर 3 और चैप्टर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिएगा, और बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दो कि सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और आपकी तरह क्या है, वीडियो को फैला दो, बिल्कुल फैला दो, आपकी तरह कहीं नहीं रुकना चाहिए। और आपके अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।